सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आज हम भाग संक्रिया के आगे वाला भाग जो ध्वजांक विधि द्वारा हम भाग संक्रिया को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में निखिलम विधि द्वारा और सूत्र परावर्ती के द्वारा हमने भाग लगाया था। आज हम ध्वजांक विधि द्वारा भाग लगाएंगे। तो ध्वजांक विधि द्वारा सभी संख्याओं में भाग लगाया जा सकता है। इसमें आपको दो चीज़ें माननी है, एक तो ध्वजांक होगा और एक मुख्यांक होगा। अपना जो भाजक होगा उसमें एक ध्वजांक मानेंगे और एक मुख्यांक मानेंगे। तो मैं सीधा ही इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ और उसी में हम समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 42। तो इसमें हमें ध्वजांक मानना है और मुख्यांक मानना है। तो सबसे पहले देखो, ये होता है अपना भाज्य और ये होता है भाजक। जिसका भाग लगाते हैं वो भाजक होगा। अब भाजक में दो चीजें होगी, एक तो होगा मुख्यांक और एक होगा ध्वजांक। तो मुख्यांक, सबसे पहले हम मुख्यांक देखेंगे। मुख्यांक क्या होगा? मुख्यांक जैसे मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। मुख्यांक जैसे आप कोई मुखिया होता है, मुखिया लीडर जो होता है वो क्या होता है? सबसे आगे होता है। तो इसमें जो आगे वाला नंबर होगा वो मुख्यांक होगा। वो एक भी मान सकते हैं, वो एक संख्या भी मान सकते हैं, वो दो संख्या भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे दो संख्याओं का भाग लगा रहे हैं, दो अंक है, यहाँ पे दो अंक है, तो दो अंकों का भाग लगा रहे हैं। तो दो अंकों में से कम एक अंक तो ध्वजांक और एक अंक मुख्यांक होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे आगे वाली संख्या 4 क्या हो जाएगा? मुख्यांक होगा और बचा हुआ जो 2 होगा वो ध्वजांक होगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, 4 होगा मुख्यांक और 2 होगा अपना ध्वजांक। अब इसको लिखने का तरीका देखो, पहले बताया जो मुख्यांक होगा वो मुखिया, इस तरह से याद रखना, जो मुख्यांक होगा वो मुखिया होगा तो उसको आगे लिखेंगे। और जो ध्वजांक होगा, दो ध्वजांक है, तो जो ध्वज होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है। ध्वज ऊपर होता है तो दो ध्वजांक की जगह के लिए क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे और इससे थोड़ा सा पीछे लिखेंगे। इसके लिखने का तरीका यही होगा। जो भाजक होगा उसमें से एक ध्वजांक मानेंगे और एक मुख्यांक मानेंगे। मुख्यांक के लिए आगे वाला नंबर जो मुखिया होगा वो आगे होगा, तो मुख्यांक 4 होगा और बाकी बची हुई संख्या ध्वजांक होगी। लिखने का तरीका 4 को आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ध्वजांक क्या होगा? ध्वज क्या होता है? ऊपर होता है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और ये होगा अपना ध्वजांक। तो अब इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। अपना भाजक लिखने का तरीका ये होगा। अब हम जो ये भाज्य लिखने का तरीका क्या होगा? ध्वजांक के अंदर जितने अंक होंगे, यहाँ पे ध्वजांक के अंदर एक अंक है, ध्वजांक के अंदर जितने अंक होंगे उतने ही अंक अपने भाज्य से इकाई अंक से लगा के लिखेंगे। तो ध्वजांक के अंदर एक अंक है तो अपने भाज्य से एक अंक आप तृतीय खंड में लिख देंगे और बाकी बचे हुए थोड़ा सा स्पेस रखते हुए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे रही बात ध्वजांक और मुख्यांक की, ये हमने अलग अलग किए हैं, ये किस काम आएंगे? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जो आपका मुख्यांक है, मुख्यांक आपको याद रखना है। मुख्यांक आएगा आपके भाग लगाने के लिए, और जो ध्वजांक आपके है
वो ध्वजांक आपके संशोधित भाज्य निकालने के लिए, संशोधित भाज्य निकालने के लिए। अब संशोधित भाज्य क्या होता है, किस तरह से निकालेंगे, तो वो हम जब सवाल करेंगे तब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला होगा, बेसिक सा फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दूंगा। भले वो आप फॉर्मूला याद नहीं रखो तो भी चलेगा, एक बार वो समझ में आना चाहिए कैसे क्या सॉल्व होगा। जैसे हम भाग लगाते हैं वैसे ही लगाना। मुख्यांक का भाग हमें एक एक करके इसके अंदर लगाना। तो सबसे पहले मैं मुख्यांक क्या, 4, 4 का भाग 1 में लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट, आप जो भी लिखो, स्टेप फर्स्ट। तो इसमें आपके होगा 4 का भाग, अब मैं लगाऊं 12 के अंदर लगाऊंगा, 12 में 4 का भाग लगाऊंगा, 3 बार जाएगा, पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कुछ नहीं मतलब 0 बचेगा। अब हमें ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे भागफल लिखना, जो भी यहाँ पे भागफल आएगा वो शेषफल इन संख्याओं के बाद, जिस संख्या में भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है उसके बाद लिखेंगे। जैसे यहाँ पे भागफल 3 आया था और शेषफल 0 आया था, किसमें भाग लगाने पर, 12 में भाग लगाने पर, तो 12 के बाद जो शेषफल आया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं, जिस संख्या का भाग लगाते हैं, जिस संख्या के अंदर भाग लगाते हैं, उसके बाद जो शेषफल बचता है वो अगले वाली संख्या उसके पीछे आके लग जाती है। तो वही है, इसके अंदर भाग लगा, इसका शेषफल बचा, ये अगली संख्या इसके पीछे आके लग जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टेप सेकेंड होगी अपनी, वो नया भाज्य बनेगा, नया भाज्य। नया भाज्य क्या बन जाएगा, 0 और 3। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। अब जो मैंने कहा ना, ध्वजांक का उपयोग संशोधित भाज्य निकालने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकालने के लिए करेंगे, तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, तो हमें जो नया भाज्य प्राप्त होता है, नया भाज्य जो प्राप्त होता है उसके अंदर हम माइनस करेंगे, उसके अंदर से निकालेंगे किसको, जो हमें भागफल प्राप्त होता है, यहां से जो भागफल प्राप्त होता है उसका ध्वजांक के साथ गुणा करके, जो भागफल प्राप्त होता है उसका ध्वजांक के साथ गुणा करके, ये हमारा ध्वजांक का उपयोग है। तो संशोधित भाज्य क्या होगा, ये नया भाज्य, उसमें से अपना भागफल क्या था 3 इंटू ध्वजांक क्या था 2, तो यहाँ पे 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे जो नंबर आएगा वो -3 आएगा, क्या आ रहा है, ऋणात्मक। लेकिन हमें यहाँ पे जो संशोधित भाज्य वो धनात्मक मिलना चाहिए, ऋणात्मक नहीं मिलना चाहिए। तो धनात्मक लाने के लिए क्या करूंगा, मैं पुनः इससे पहले वाली स्टेप में जाऊंगा। तो अभी मैं सेकंड स्टेप में चल रहा हूँ, सेकंड स्टेप से पहले वाली स्टेप, पहली स्टेप, तो मैं लिखूंगा पुनः स्टेप फर्स्ट से। स्टेप फर्स्ट क्या थी, स्टेप फर्स्ट थी 12 में 4 का भाग लगाने का। तो यहाँ पे जो मैंने 12 में 4 का भाग लगाया वो कितनी बार लगाया, 3 बार लगाया। यहाँ पे 3 बार नहीं लगा के 2 बार लगाऊंगा और शेषफल बचेगा 4। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 3 बार नहीं लगा के कितनी बार 2 लगाऊंगा और यहाँ पे शेषफल 0 नहीं बच के 4 बचेंगे। पुनः यहां से
अब अब इसी को आगे बढ़ेंगे यहां तक, इसको हम नहीं देखेंगे, अब इसी को आगे बढ़ेंगे यहीं से। तो स्टेप सेकेंड, क्या है, नया बाजी अपना 43 और संशोधित बाजी हो जाएगा संशोधित बाजी क्या हो जाएगा, अपना जो नया बाजी होगा उसमें से भागफल इंटू ध्वजांक, भागफल इंटू ध्वजांक। तो संशोधित बाजी क्या बच जाएगा 39, 2 इंटू बॉड मास फॉर्मूले से पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 4 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा, 43 में से 4 जाएगा तो 39 बचेगा। अब हम आगे संशोधित बाजी निकाल दिया, इसके आगे स्टेप थर्ड में नया भाग लगाएंगे 39 में, किसका, मुख्यांक का भाग मतलब 4 का भाग। तो इसमें मैक्सिमम 9 बार भाग जा सकता है, तो 9 बार लगाएंगे। तो यहाँ पे 36, तो शेषफल क्या बच जाएगा, तो आपका यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा। तो वही यहाँ पे लिखूंगा 9 भागफल और जो 3 शेषफल बचा वो यहाँ पे लिख दिया। अब आगे यहाँ पे हमारा जो मध्य खंड का भाग है वो पूरा हो गया, मध्य खंड का भाग पूरा हो गया। अब हम तृतीय खंड में पहुंच गए। तो जैसे ही हम तृतीय खंड में पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे नया बाजी तो लेंगे, लेकिन संशोधित बाजी की जगह यहाँ पे लेंगे शेषफल। तो संशोधित बाजी, तो यहाँ पे स्टेप फोर्थ में नया बाजी हो जाएगा अपना 34, लेकिन यहाँ पे संशोधित बाजी की जगह जैसे थर्ड खंड में पहुंचे तो वहां पे हो जाएगा शेषफल की जगह, सॉरी संशोधित बाजी की जगह शेषफल। तो 34, तो यहाँ पे संशोधित बाजी नहीं होके शेषफल होगा, क्या होगा वापस वही क्या, भागफल इंटू ध्वजांक। तो 34 माइनस 18, तो कितना बच जाएगा शेषफल में, 14 में से यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ पे 1। तो हमारे जो मध्य खंड में जो आंसर आएगा वो होगा हमारा भागफल, भागफल हो गया 29, और जो तृतीय खंड के नीचे जो आंसर आएगा वो शेषफल हो जाएगा, शेषफल 16। ये हो जाएगा भागफल और ये शेषफल। ध्वजांक विधि थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे आप 1 2 3 बार तो ये इजी लगने लगेगी आपको। और इसी तरह से आपको ये सवाल करना है। जैसे 2 संख्याओं, एक बार और मैं इसको जो किया हुआ है उसको मैं वापस बता देता हूँ, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 42 का भाग लगाना 1 2 3 4 में, तो एक संख्या, एक अंक को अपने को मुख्यांक मानना है, एक को ध्वजांक मानना। अब मुख्यांक किसको मानेंगे, ध्वजांक किसको मानेंगे, जो मुखिया जो होता है वो आगे होता है, लीडर होता है। ये याद रखने का तरीका, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जो मुखिया होता है वो आगे होता है, मतलब आगे वाली संख्या हो जाएगी मुख्यांक और पीछे वाली संख्या हो जाएगी ध्वजांक। अब लिखेंगे कैसे,
तो मुख्यांक को हम नीचे की तरफ लिखेंगे आगे। ध्वजांक क्या होता है, ध्वज क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो ध्वजांक को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ध्वजांक के अंदर जितने अंक हैं उतने भाज्य में से इकाई अंक से तृतीय खंड में लिखेंगे, बचे हुए अंक हम मध्य खंड में लिखेंगे। अब मुख्यांक का उपयोग हम करेंगे भाग लगाने के लिए और ध्वजांक का उपयोग करेंगे संशोधित भाज्य निकालने के लिए। तो मुख्यांक का भाग लगाने के जैसे हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पहले अंक में भाग लगाएंगे तो छोटा है 4 से, तो हम जो नॉर्मल भाग लगाते हैं उसमें भी ऐसा ही करते हैं। जो अंक छोटा होता है तो पहले तो हम 2 अंकों के साथ एक साथ भाग लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे 12 के साथ एक साथ भाग लगा दिया, 3 बार गया, शेषफल 0 आया, तो 3 बार गया और शेषफल 0 आया, ये लिखिए। अब सेकंड स्टेप में हम नया भाज्य निकालेंगे। ध्यान रखना, जब हम पहली बार भाग लगाएंगे तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, उसके बाद जब हम भाग लगाएंगे तो नया भाज्य निकाल के फिर संशोधित भाज्य निकालेंगे और संशोधित भाज्य के अंदर ही अपने को भाग लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो नया भाज्य में नया भाज्य मिला, नया भाज्य 0 और 3 मिला, संशोधित भाज्य निकाला। संशोधित भाज्य क्या होगा, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने को संशोधित भाज्य हमेशा धनात्मक चाहिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुनः पहली स्टेप में जाएंगे। जहां 3 बार भाग लगा रहे थे वहां पे हम 2 बार भाग लगाएंगे और शेषफल उस हिसाब से 4 बच जाएगा। तो हमने जहां पहले भाग लगाया था, भागफल यहाँ पे लिखा था, शेषफल यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे 0 को काट के यहाँ पे शेषफल जो 4 बचा वो लिख दिया, और यहाँ पे जो पहले 3 बार भाग गया था उसको काट के यहाँ पे 2 लिखा। तो अब वापस हम स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकेंड, नया भाज्य जो आएगा 43, उसके अंदर हम संशोधित भाज्य निकालेंगे। 43 में से 2 भागफल इंटू ध्वजांक को मल्टीप्लाई करके हमारा 39 आएगा। अब 39 में से हम भाग लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, और जो अपना शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा, वो आगे 4 से आगे लिख लेंगे। अब ये तृतीय खंड तक पहुंच गए, हमारे जो मध्य खंड में हमारा भाग लगाना पूरा हो गया। अब हम जब तृतीय खंड में पहुंच गए तब हम संशोधित भाज्य नहीं निकाल के शेषफल निकालेंगे। तो यहाँ पे शेषफल निकालेंगे वही नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक करेंगे, और यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा शेषफल बचेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। तो आज के लिए इतना ही। कल हम 3 संख्याओं वाला यहाँ पे पढ़ेंगे ध्वजांक विधि द्वारा, जिसमें हम या तो 2 अंक मुख्यांक के होंगे या फिर 2 अंक ध्वजांक के होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।